क्लास 8 सब्जेक्ट आपका हिंदी फर्स्ट, चैप्टर नंबर 18। दिस चैप्टर इज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर बुक। नाम है चैप्टर का श्यानी बुआ। तो स्टडी करते हैं इसकी। श्यानी बुआ। श्यानी बुआ का नाम वास्तव में ही श्यानी था, या उनके श्यानेपन को देखकर लोग उन्हें श्यानी कहने लगे थे। सो तो मैं आज भी नहीं जानता, पर इतना अवश्य कहूँगी कि जिसने भी उनका नाम रखा है वह अवश्य नामकरण विद्या का पारखी रहा होगा। बचपन में ही वे समय की जितनी पाबंद थी, अपना सामान संभाल कर रखने में जितनी पटु थी और व्यवस्था की जितनी कायल थी, उसे देखकर चकित हो जाना पड़ता था। कहते हैं जो पेंसिल वे एक बार खरीदती थीं, वह जब तक इतनी छोटी ना हो जाती कि उसकी पकड़ में भी ना आए, तब तक उससे काम लेती थीं। क्या मजाल कि वह कभी खो जाए या बार बार नोक टूट कर समय से पहले ही समाप्त हो जाए। जो रबड़ उन्होंने चौथी कक्षा में खरीदी थी, उसे नवीं कक्षा में आकर समाप्त किया। उम्र के साथ साथ उनकी आवश्यकता से अधिक चतुराई भी प्रौढ़ता धारण करती गई, और फिर तो बुआ जी के जीवन में इतनी अधिक घुल मिल गई कि उसे अलग करके बुआ जी की कल्पना नहीं की जा सकती थी। उनकी एक एक बात पिताजी हम लोगों के सामने उदाहरण के रूप में रखते थे, और सुनकर हम सभी खैर मनाया करते थे कि भगवान करे वे ससुराल में ही रहा करें, वरना हम जैसे अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित जनों का तो जीना भी दूभर हो जाएगा। ऐसी ही श्यानी बुआ के पास जाकर पढ़ने का प्रस्ताव जब मेरे सामने रखा गया, तो कल्पना कीजिए मुझ पर क्या बीती होगी। मैंने साफ इनकार कर दिया, मुझे आगे पढ़ना ही नहीं। पर पिताजी ने मेरी पढ़ाई के विषय में इतने सतर्क थे कि उन्होंने समझाकर, डांटकर और प्यार दुलार से मुझे राजी कर लिया। भगवान का नाम गुहारते गुहारते मैंने घर से विदा ली और बुआ जी के यहाँ पहुंची। इसमें संदेह नहीं कि बुआ जी ने बड़ा स्वागत किया, पर बचपन से ही उनकी ख्याति सुनते सुनते उनके जिस रौद्र रूप ने मन को अभिभूत कर रखा था, उसमें उनका वह प्यार कहाँ तुरोहित हो गया, मैं जान ही नहीं पाई। हाँ, बुआ के पति, जिन्हें हम भाई साहब कहते थे, बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे, और सबसे अच्छा कोई घर में लगा तो उनकी 5 वर्ष की पुत्री अन्नू। पर मैंने देखा कि परिवार के साथ सभी लोगों पर विचित्र आतंक के साथ छाया हुआ था, पर सब पर मानो बुआ जी का व्यक्तित्व हावी था। सारा काम वहाँ इतना व्यवस्था से होता जैसे सब मशीनें हों, जो कायदे में बंधी बिना रुकावट अपना काम किया करती हैं। ठीक 5 बजे सब लोग उठ जाते हैं, फिर 1 घंटा बाहर मैदान में टहलना होता है, उसके बाद चाय दूध होता है, उसके बाद अन्नू को पढ़ने के लिए बैठना पड़ता था। भाई साहब भी तब अखबार और ऑफिस की फाइलें आदि देखा करते। 9 बजते ही नहाना शुरू होता, जो कपड़े बुआ जी निकाल दें वही पहनने होते, फिर कायदे से आकर मेज पर बैठ जाओ और खाकर काम पर जाओ। घर के इस नीरस और यंत्र चलित कार्यक्रम में अपने आप को फिट करने में मुझे कितना कष्ट उठाना पड़ा और कितना अपने आप को काटना छांटना पड़ा, यह मेरा अंतर्यामी ही जानता है। सबसे अधिक तरस आता था अन्नू पर। वह इस नन्ही सी उम्र में ही प्रौढ़ हो गई थी। न बच्चों का सा उल्लास, न कोई चहचहाहट। एक अज्ञात भय से वह गिरी रहती थी। यों बुआ जी की गृहस्थी जमे 15 वर्ष बीत चुके थे, पर उनके घर का सामान देखकर लगता था मानो सब कुछ अभी कल ही खरीदा हो। गृहस्थी जमाते समय जो कांच और चीनी के बर्तन उन्होंने खरीदे थे, वे आज भी ज्यों के त्यों थे, जबकि रोज उनका उपयोग होता था। वे स्वयं खड़ी होकर सारे बर्तन साफ करवाती थी। क्या मजाल कोई एक भी चीज तोड़ दे। एक बार नौकर ने सुराही तोड़ दी थी। उस छोटे से छोकरे को उन्होंने इस कसूर पीटा था। तोड़ फोड़ से तो उन्हें सख्त नफरत थी। यह बात उनके बर्दाश्त से बाहर थी। उन्हें बड़ा गर्व था
उन्हें बड़ा गर्व था अपनी इस व्यवस्था पर। वे अक्सर भाई साहब से कहा करती थीं कि यदि वे घर पर न आती तो न जाने बेचारे भाई साहब का क्या हाल होता। मैं मन ही मन कहा करती थी कि और चाहे जो भी हाल होता, हम सब मिट्टी के पुतले न होकर कम से कम इंसान तो अवश्य हुए होते। बुआ जी की अत्यधिक सतर्कता और खाने पीने से इतने कंट्रोल के बावजूद भी अन्नू को बुखार आने लगा। सब प्रकार के उपचारों पर पूरा महीना बीत गया, पर उनका बुखार न उतरा। बुआ जी की परेशानी का पार नहीं। अन्नू एकदम पीली पड़ गई। उन्हें देखकर मुझे लगता था कि मानो शरीर में ज्वर के कीटाणु नहीं, बुआ जी के भय के कीटाणु दौड़ रहे हों, जो उन्हें ग्रसित करते जा रहे हैं। आखिर डॉक्टरों ने कुछ प्रकार की परीक्षाओं के बाद राय दी कि बच्ची को पहाड़ पर ले जाया जाए और जितना अधिक उसे प्रसन्न रखा जा सके अच्छा है। सब कुछ उसके मन के अनुसार हो, यही उसका सही इलाज है। पर सच पूछो तो बेचारी का मन बचा ही कहाँ था। भाई साहब के सामने एक विकट समस्या थी। बुआ जी के रहते यह संभव नहीं था, क्योंकि अनजाने ही उनकी इच्छा के सामने वे प्रमुख बन बैठती थीं। भाई साहब ने शायद सारी बात डॉक्टर के सामने रख दी। तभी डॉक्टर ने कहा कि माँ का साथ रहना ठीक नहीं होगा। बुआ जी ने सुना तो बहुत आनाकानी की, पर डॉक्टर की राय के विरुद्ध जाने का साहस वे नहीं कर सकी, सो मन मानकर वहीं रहीं। जोर जोर से अन्नू और भाई साहब के पहाड़ पर जाने की तैयारी शुरू हुई। जोर शोर से पहले दोनों के कपड़ों की लिस्ट बनी, फिर जूतों की, मोजों की, गर्म कपड़ों की, ओढ़ने बिछाने की, सामान की, बर्तनों आदि की। हर चीज रखते समय भाई साहब की सख्त हिदायत देती थी। देखो, यह फ्रॉक मत खो देना, 7 रुपये मैंने इसकी सिलाई के दे दिए हैं। ये प्याली मत तोड़ देना, वरना 50 रुपये का सेट बिगड़ जाएगा। और हाँ, गिलास को तो तुम तुच्छ समझते हो, उसकी परवाह ही नहीं करोगे, पर देखो ये 15 वर्ष से मेरे पास है, कहीं खरोंच तक नहीं है, तोड़ दिया तो ठीक ना होगा। प्रत्येक वस्तु की हिदायत के बाद वे अन्नू पर आई। वह किस दिन किस समय क्या खाएगी उसका मेनू बना दिया। कब कितना घूमेगी, क्या पहनेगी, सब कुछ निश्चित कर दिया। मैं सोच रही थी कि यहाँ बैठे बैठे ही बुआ जी ने इन्हें ऐसा बांध दिया कि बेचारे अपनी इच्छा के अनुसार क्या खाक करेंगे। सब कह चुकी तो जरा आर्द्र स्वर में बोली, कुछ अपना भी ख्याल रखना, दूध फल बराबर खाते रहना। हिदायतों की इतनी लंबी सूची के बाद भी उन्हें यही कहना पड़ा, जाने तुम लोग मेरे बिना कैसे रहोगे। मेरा तो मन ही नहीं मानता। हाँ, बिना भूले रोज एक चिट्ठी डालते रहना। आखिर वह क्षण आ पहुंचा जब भाई साहब एक नौकर और अन्नू को लेकर चले गए। बुआ जी ने अन्नू को खूब प्यार किया, रोई भी। उनका रोना मेरे लिए नई बात थी। एक दिन पहली बार लगा कि भयंकर कठोरता में भी कहीं कोमलता भी छुपी है। जब तक तांगा दिखाई देता रहा वे उसे देखती रहीं। उसके बाद कुछ क्षण निर्जीव सा होकर पड़ी रहीं, पर दूसरे ही दिन घर फिर वैसे ही चलने लगा। भाई साहब का पत्र रोज आता था, जिसमें अन्नू की तबीयत के समाचार रहते थे। बुआ जी भी रोज एक पत्र लिखती थीं, जिसमें अपनी उन मौखिक हिदायतों को लिखित रूप में दोहरा दिया करती थीं। पत्रों की तारीख में अंतर रहता था, बात शायद सब में वही रहती थी। मेरे मन में आता कि कह दूं, बुआ जी रोज पत्र लिखने का कष्ट क्यों करती हो। भाई साहब को लिख दीजिए कि एक पत्र गत्थे पर चिपकाकर पलंग के सामने लटका लें और रोज सवेरे उठकर पढ़ लिया करें। पर इतना साहस नहीं था कि यह बात कह सकूं। करीब 1 महीने के बाद भाई साहब का पत्र नहीं आया। दूसरे दिन भी नहीं आया। बुआ जी बड़ी चिंतित हो उठी। उस दिन उनका मन किसी भी काम में नहीं लगा। घर की कसी कसाई व्यवस्था कुछ शिथिल सी मालूम होने लगी। तीसरा दिन भी निकल गया। अब तो बुआ जी की चिंता का पार नहीं रहा। रात को वे मेरे कमरे में आकर सोईं, पर सारी रात स्वप्न देखती रहीं और रोती रहीं, मानो उनका बरसों से जमा हुआ नारित्व पिघल गया था और अपने पूरे वेग के साथ बह रहा था। वे बार बार कहती कि उन्होंने स्वप्न में देखा है कि भाई साहब अकेले चले आ रहे हैं, अन्नू साथ नहीं है, उनकी आंखें भी लाल हैं और वे फूट फूट कर रो पड़ती। मैंने तरह तरह से उन्हें आश्वासन देती,
पर वे तो कुछ सुन ही नहीं रही थीं। यह सब दशा देखकर मेरा मन बड़ा दुख हो रहा था। तभी नौकर ने भाई साहब का पत्र लाकर दिया। बड़ी व्यग्रता से कांपते हाथों से उन्होंने उसे खोला और पढ़ने लगी। मैं भी सांस रोककर बुआ जी के मुंह की ओर देख रही थी। एकाएक पत्र फेंककर सिर पीटती बुआ चीखकर रो पड़ी। मैं धक रह गई। आगे कुछ सोचने का साहस नहीं था। आंखों के आगे अन्नू की भोली सी नन्ही सी तस्वीर घूम गई। तो क्या अब अन्नू सचमुच ही संसार में नहीं है? यह सब कैसे हो गया? मैंने साहस करके भाई साहब का पत्र उठाया, जिसमें लिखा था कि किस मुंह से यह दुखद समाचार सुनाऊं। फिर भी रानी, तुम इस चोट को धैर्यपूर्वक सह लेना। जीवन में दुख की घड़ियां भी आती हैं, उन्हें साहस पूर्वक सहने में ही जीवन की महानता है। यह संसार नश्वर है, जो बना है वह एक न एक दिन मिटेगा ही। तुम्हारी इतनी हिदायतें, अपनी सारी सतर्कता के बावजूद भी मैं उसे नहीं बचा सका। इसे अपने दुर्भाग्य के अतिरिक्त और क्या कहूँ। आंसू भरी आंखों के कारण शब्दों का रूप स्पष्ट और अस्पष्ट होता जा रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे। अपने जीवन में यह पहला अवसर था जब मैं इस प्रकार किसी की मृत्यु का समाचार पढ़ रही थी। मेरी आंखें शब्दों को पार करती हुई जल्दी जल्दी पत्र के अंतिम हिस्से पर जा पड़ी। धैर्य रखना मेरी रानी, जो कुछ हुआ उसे सहने की और भूलने की कोशिश करना। कल 4 बजे तुम्हारे 50 रुपए वाली सेट के दोनों प्याले मेरे हाथ से गिरकर टूट गए। अन्नू अच्छी है और शीघ्र ही हम लोग रवाना होने वाले हैं। 1 मिनट तक मैं हतबुद्धि सी खड़ी रही, समझ ही नहीं पाई यह क्या हो गया। यह दूसरा सदमा था। जो ही कुछ समझी, मैं जोर से हंस पड़ी और वास्तविकता जानकर बुआ जी भी रोते रोते हंस पड़ी। 5 आने की सुराही तोड़ देने पर नौकर को बुरी तरह पीटने वाली बुआ जी 50 रुपए वाली सेट की प्याले टूट जाने पर हंस रही थी। दिल खोलकर हंस रही थी, मानो उन्हें स्वर्ग की निधि मिल गई हो। ओके स्टूडेंट, इस चैप्टर की स्टडी हो गई है। जो इसके राइटर हैं मन्नू भंडारी, जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। अब इसकी एक्सरसाइज भेज दी जाएगी। इसके साथ आपकी 1 क्लास की हिंदी होती है फिनिश। ओके स्टूडेंट।